हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च दिल्ली से संबंधित हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च दिल्ली में 79 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था और 22 जून 2023 को यह नोटिफिकेशन आया था। उसके उपरांत मैं वीडियो बनाया था और इस वीडियो पे अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन कल इस वीडियो पे कमेंट आया कि सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बनाएं, और एक बार नहीं 2 बार कमेंट आया। तो हमने सबसे पहले यही रिप्लाई दिया था कि मैं चेक करता हूं कि लास्ट डेट क्या है, उसके उपरांत मैं वीडियो बनाऊंगा। यानी मैं यही लिखा था कि ओके मैं चेक करता हूं। तो देखिए मैंने चेक किया तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तिथि है, इसलिए मैं आपके लिए केवल वीडियो बना रहा हूँ और आपसे यही आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में केवल आपके रिक्वायर हैं, जो आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम फुलफिल कर रहे हैं। साथ ही वीडियो को आपकी इच्छा है तो लाइक जरूर करें और इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है, हमारे जो भी ऑडियंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बनाने के लिए जब वीडियो अपलोड की जाती है उसके 2-4 दिन के अंदर ही आप कमेंट करें, जिससे कि मैं जल्दी से वीडियो बना सकूं और उसका बेनिफिट सभी हमारे प्रोफेशनल्स ले सकें। लास्ट टाइम में वीडियो बनाना टाइम वेस्ट होता है और साथ में मेरा डेटा भी वेस्ट होता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले ही कमेंट करें। हो सकता है इस वीडियो को आप देखने में लेट देखे होंगे, इसलिए आपने लेट कमेंट किया है। कोई बात नहीं, मैं आपकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर यह वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था। अब मैं चालू करता हूं कि ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था, तो आप तो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे। दूसरी बात कि आपको यदि ऐसे आप कंप्यूटर पर फिल करना चाहते हैं तो MS वर्ड में भी एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर दी गई है, लेकिन बात यह है कि आप मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल में आपको डेस्कटॉप वर्जन में शो करना पड़ेगा और बहुत सारी इशूज होगी, प्रॉब्लम होगी फिल करने में। यदि आप कंप्यूटर से फिल करते हैं तो MS वर्ड का भी आप एडिट करके और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है, बट मैं आपको केवल समझा देता हूं कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यह जो यूज है ओनली ऑफिस यूज के लिए है। इसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डेट दी गई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और अंतिम तिथि 21 जुलाई है, इसलिए मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अप्लाई फॉर, यानी किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने हमें कमेंट किया था कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको टेक्निकल असिस्टेंट लिख देना है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट, अप्लाई फॉर टेक्निकल असिस्टेंट लिखना है। यहाँ पे पोस्ट कोड लिखना है और यहाँ पे आप टेक्निकल असिस्टेंट नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका पार्ट नीचे है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट हमने यहाँ पे भर दिया है टेक्निकल असिस्टेंट, क्योंकि हमारे पास कमेंट आया था कि टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बनाएं, तो यहाँ पे हमने टेक्निकल असिस्टेंट कर दिया है। पद का नाम यहाँ पे पोस्ट का कोड कर दिया है। इसके बाद आती है यहाँ पे क्या, एप्लीकेशन शुल्क के बारे में। तो देखिए जो एप्लीकेशन शुल्क है SC ST PWD SM और वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं है। यदि आप इस कैटेगरी में हैं तो इस कॉलम को आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही ज्यों का त्यों छोड़ देना है, बट कैटेगरी मेंशन करना है आपको कि आप इस कैटेगरी में हैं। यदि इस कैटेगरी में नहीं है तो आपको DD बनाना है, तो यहाँ पे DD नंबर लिखना है, जो भी आपको 79 जो भी आपका DD नंबर होगा, लगभग 6 से 7 डिजिट का होगा। स्टार्टिंग का फर्स्ट जो नंबर होता है DD नंबर होता है, तो यह DD नंबर आपको लिखना है। DD डेट लिखना है कि किस डेट को आपने DD बनवाया, और दूसरी बात कि कितने का DD है ये लिखना है, और किस बैंक से आपने DD बनवाया है, यानी बैंक से बनवाए या पोस्ट ऑफिस से बनवाए, तो यह उस बैंक के बारे में लिखना है। कि यदि आप स्टेट बैंक से बनवाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रैकेट में ब्रांच डाल देंगे, किस यहाँ का ब्रांच है, तो यहाँ तक तो हो जाएगा। यदि पोस्ट ऑफिस से बनवाएंगे तो पोस्ट ऑफिस का डाल देंगे कि पोस्ट ऑफिस ये, और ब्रैकेट में ब्रांच में तो जिस प्लेस पे स्थित है पोस्ट ऑफिस या बैंक, उस प्लेस का नाम डाल देंगे। यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे नेम लिखना है कैपिटल लेटर में, तो मैं यहाँ पे अपना नेम दे दिया हूँ। यहाँ पे फादर का नेम है तो मैं अपने पापा का नाम लिख दिया हूँ। यहाँ पे मदर का नेम है तो मैं अपने मदर का नेम लिख दिया हूँ। ये सारे कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे मेल या फीमेल है तो हमने फीमेल कर दिया है, क्योंकि मैं एप्लीकेशन शुल्क से रिलेटेड डिटेल जानकारी नहीं फिल कर रहा हूँ, इसलिए हमने फीमेल कर दिया है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो देखिए हमारा तो डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, बट हमने जो डेट ऑफ बर्थ शो किया है ये आर्टिफिशियल डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरह का आपको डेट ऑफ बर्थ शो करना है। तो यहाँ तक तो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि राउंड फिगर इन वर्ड, तो देखिए यहाँ पे जो है 10 फरवरी 2000 है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 फरवरी और 2002, यानी 2000 इंग्लिश में लिख देंगे 2000, तो आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप आ रहे हैं तो प्रेजेंट एज आपका कितना हुआ, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि कितने साल का हो गए। इसके बाद कितने मंथ का हुए आप और कितने डेज का हुए।
यदि एज कैलकुलेट करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप गूगल में जाएंगे और एज कैलकुलेटर आप सर्च करेंगे, और जैसे ही सर्च करेंगे तो उसमें आपको ऊपर फर्स्ट टाइम में आपका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, और नीचे जब तक का आपको नोटिफिकेशन में दिया है यानी 21 साल तक का आपको कैलकुलेट करना है, तो 21 साल उसमें डाल देंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ और दिन सहित निकाल कर दे देगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में इश्यूज आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से समझकर और आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, आपकी सरकारी नौकरी लगे, यही हमारी दुआ है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसलिए आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज लग रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे कैटेगरी, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी फिल करना है। उसके बाद इधर का कोई भी डेटा आपको फिल नहीं करना है। समझ में आ गया? यदि आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको यहाँ पे जनरल लिख देना है या जनरल पे टिक कर देना है, और इधर की कोई भी डेटा फिल नहीं करना है। दूसरी बात, यदि आप जनरल कैटेगरी में नहीं हैं तो आपको ये फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे एसी फिल कर दिया है। उसके बाद से जब हम कैटेगरी में फिल करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर होती है, जैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सर्टिफिकेट बनाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट, तो उस पर फर्स्ट टाइम पे ही यानी बाएं कॉर्नर पे ही दिया होगा या बीच में कहीं भी दिया होगा, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। उसके बाद से किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे लिखना है। इसके बाद से आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, आपके उसी कास्ट सर्टिफिकेट में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा, जहाँ पे सील लगी होगी या उनका नाम लिखा होगा, तो जिस अथॉरिटी का यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन का नाम लिखा है आपके कास्ट सर्टिफिकेट में यानी जाति प्रमाण पत्र में, उन पर्सन का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो सेम प्रोसेस वही करना है, ईएसएम में है तो सेम प्रोसेस वो करना है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो सेम प्रोसेस करना है। इसके अलावा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक है पोस्टल एड्रेस, जिसको हम प्रेजेंट एड्रेस बोलते हैं। जैसे मैं लाइब्रेरियन पद पे कार्यरत हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं राजस्थान में कार्यरत हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा जो एडमिट कार्ड है हमारे जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं वहीं पे आए, तो उस एड्रेस को आपको लिखना है पोस्टल एड्रेस में। यदि आप परमानेंट और पोस्टल एड्रेस दोनों एक ही हैं तो आप एक लिखेंगे, तो हमने एक ही डाल दिया है। और मैं आपको समझा देता हूं कि यदि आप कहीं भी हैं और वहां पे अपना एडमिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। अब परमानेंट एड्रेस क्या होती है कि जहाँ पे आपका जन्म स्थान है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, और जहाँ पे आपके मदर फादर का भी जन्म स्थान है, यानी फादर का जन्म स्थान है, वहाँ का एड्रेस लिखना है। जहाँ पे जन्मभूमि हम कहते हैं वो एड्रेस परमानेंट एड्रेस में देना है। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जीमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे हमने जीमेल एड्रेस अपना दे दिया है। यह जीमेल एड्रेस आर्टिफिशियल है क्योंकि हम चैनल वाले हैं, हमारे पास कई जीमेल एड्रेस हैं और कई जीमेल आईडी हैं जो हम वीडियो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यह फेक नहीं है, फिर भी आप इसका यूज ना करें क्योंकि इसमें आपके कोई काम का नहीं है, कोई एसएमएस नहीं आएगा, हम भी खोल कर नहीं देखते हैं बट वीडियो जरूर बनाते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो आप लिखेंगे, आर्टिफिशियल नंबर मैं दे दिया हूँ। नेशनलिटी में इंडिया या इंडियन आप कर सकते हैं। मेरिटस स्टेटस में देखिए, आप यदि शादी आपकी हो गई है तो आप मेरिट लिखेंगे, यदि शादी नहीं हुई है तो अनमेरिड लिखेंगे, यदि डाइवोर्स है तो लिखेंगे, और विधवा है तो उसको मेंशन करेंगे। आप जो भी है आपको मेंशन करना है। अब आते हैं उसके नीचे, यहाँ पे आते हैं तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे हाई स्कूल ऑलरेडी लिखा है। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल ओनली 1 2 3 4 दे दिया हूँ, जो किसी का रोल नंबर नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि हम किसी का रोल नंबर या ऐसे हम अल्टरनेटिव देते हैं तो हम यूट्यूब के गाइडलाइन के विपरीत जाता हूँ तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा, इसलिए मैं किसी का मोबाइल नंबर नहीं दिया हूँ, और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ अपने नंबर से ही बनाता हूँ और अपना ही डिटेल जानकारी देता हूँ, क्योंकि हम गाइडलाइन के अंदर रहते हैं। अब पासिंग ईयर है, तो पासिंग ईयर देखिए 2015 हमने कर दिया है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमने दिया है 2000, तो 2000 से कम 15 साल हमने काउंट किया है। बोर्ड यूपी बोर्ड से मैं पास हूँ तो यूपी बोर्ड डाल दिया। परसेंटेज हमारे जो है अब 10% यानी 70% हुआ है हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में हमने सॉर्ट कर दिया है। आपको क्या करना है कि ऊपर लाइन में 1 लिख देना है जितना आ रहा है, और नीचे लाइन में भी आप लिख सकते हैं, नीचे लाइन में जितना आ रहा है उतना पूरे, जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को आप लिख दीजिए या शॉर्ट में लिख दीजिए। यहाँ पे इंटरमीडिएट का सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पे ईयर लिखना है, यहाँ पे बोर्ड लिखना है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हमारा था, हमने 5 सब्जेक्ट दिया है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। यहाँ पे आ रहा है डिप्लोमा, यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा में लिखेंगे, अदरवाइज इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। इस बात को विशेष आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है और आप डिप्लोमा लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कॉलम को आपको फिल करना है। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे पासिंग ईयर, यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे सब्जेक्ट। तो हमने इसलिए भर दिया है कि अभी एनबीएस का वैकेंसी जो मैं बताया था, इस कॉलम को हमने खाली छोड़ दिया था, और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं लाइब्रेरी साइंस से लेकर अदर जो प्रोफेशनल्स हैं सबको कन्फ्यूजन हो गया था कि इसमें क्या भरा जाए, इसलिए मैं इसमें भर दिया हूँ। तो इसलिए इस आपके कमेंट को ध्यान में रखकर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा बहुत मैं इसको भर दिया हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या फिल करना है।
दूसरी बात, यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ईयर लिखना है, यहाँ पे बोर्ड का नेम, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे सब्जेक्ट। हमने अपने लाइब्रेरी साइंस का हमारा जो बिलीव का सब्जेक्ट है वो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे आते हैं तो मास्टर डिग्री है तो इसमें हमने लाइब्रेरी साइंस का ही इसमें मैं भर दिया हूँ मास्टर डिग्री में। आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई आपको इशूज नहीं आएगी। अब यहाँ पे है कंप्यूटर कोर्स, तो देखिए यह जो टेक्निकल असिस्टेंट का पद है, हो सकता है इसमें कंप्यूटर मांगा हुआ हो, क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट का पद है तो कंप्यूटर, हमें जहाँ तक अनुभव है, वीडियो बनाए हुए काफ़ी दिन हो गया, कि कंप्यूटर मांगा होगा। तो यदि आपके पास डिग्री है कंप्यूटर का या कोर्स है या जो भी सर्टिफिकेट है जो भी है, आप इसमें रोल नंबर लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट में आपके कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर का आपका कोर्स है तो कंप्यूटर साइंस आएगा। यदि बीसीए है तो आप बीसीए भी डाल सकते हैं और ब्रैकेट में कंप्यूटर साइंस डाल सकते हैं। एमसीए है तो एमसीए डालकर ब्रैकेट में कंप्यूटर डाल सकते हैं, या सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट में लिख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है, और शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अदर क्वालिफिकेशन। अदर क्वालिफिकेशन, इन सारे क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं तो नेट क्वालिफाई लिखेंगे, सेट हैं तो सेट लिखेंगे। ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है, हो सकता है आपके पास कोई सोशल वर्क से संबंधित कोई डिग्री हो, या बीएड का डिग्री हो, या कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, या डिप्लोमा भी है आपके पास, कोई भी एक डिप्लोमा भरने के उपरांत कोई शेष बच रहा है तो उसको आपको इसमें फिल करना है। इसके उपरांत अदर और भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो एक लाइन आप नीचे खींचकर यहाँ से यहाँ तक और इसको मैच करके और इसमें और भी कॉलम बढ़ाकर आप डेटा भर सकते हैं। क्योंकि क्वालिफिकेशन की नौकरी की इतना अभाव है सरकारी नौकरी का, कि क्वालिफिकेशन सबके पास ज़्यादा है और उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर पे। तो देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पूरा देखें, अदरवाइज आपने कमेंट किया है, हम अपना टाइम वेस्ट करके या आपके लिए, हमारे आप प्रोफेशनल्स हैं, हम आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको लाइक करना है तो लाइक जरूर कीजिए, लेकिन मैं तो जरूर कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको लग रहा है कि डेटा ज़्यादा यूज हो रहा है तो आप आगे पीछे करके कर सकते हैं। एक्चुअली रीज़न क्या है कि मैं वीडियो HD फॉर्मेट में अपलोड करता हूँ, अदरवाइज मैं HD फॉर्मेट में अपलोड नहीं करता तो डेटा आपका ज़्यादा यूज भी नहीं होता, मुश्किल से 100 MB के अंदर ही आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, आपको साफ दिखाई नहीं देगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि सर ऐसे वीडियो बनाए जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें। तो देखिए इसको HD क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, और आपको लग रहा है कि डेटा ज़्यादा यूज हो रहा है तो HD क्वालिटी सेटिंग में जाकर आप खुद कम कर सकते हैं, आपके हाथ में है। जब भी वीडियो देखें तो आप क्वालिटी कम करके या स्पीड बढ़ाकर, जैसे भी हो आपका भला हो, बस मैं यही चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू पास कंप्यूटर स्किल, यानी आपके पास कंप्यूटर स्किल से संबंधित पासेस हैं, यानी पास आउट आप हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर स्किल हैं, टाइपिंग स्पीड की हम बात कर रहे हैं तो हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यानी यहाँ पे ओनली टिक ही करना है, यस वाले पे आप टिक कर देंगे, यहाँ पे केवल टिक करना है, ठीक है, क्योंकि यह पद है इसमें कंप्यूटर स्किल की जरूरत है तो यहाँ पे आपको यस करना है। दूसरी बात कि हम आते हैं कॉलम बी में, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉलम बी में अब यदि आपके पास आपने यस क्लिक किया है तो इस कॉलम को आपको फिल करना है, इस कॉलम। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है कि आपको यहीं पे कन्फ्यूजन था, और कुछ और कन्फ्यूजन नीचे है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आप क्या लिखेंगे। देखिए आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो हिंदी में लिखिए कि आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड कितना है और किस एवरेज से आप टाइपिंग करते हैं, और आपके कोर्स से कंप्यूटर से संबंधित कम से कम 2 से 3 लाइन आप लिख दीजिए कि भाई हम यह है, हमारी क्वालिफिकेशन यह है, हमारी इतनी टाइपिंग स्पीड है। इसमें स्किल टेस्ट के बारे में आपको ब्रीफ में एक स्टोरी जैसे लिखना है कंप्यूटर स्किल के बारे में, यानी कंप्यूटर कार्य करने की जो आपकी शैली है उस शैली के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिखना है। स्किल्स मतलब शैली होती है, आपके जो परफॉर्मेंस है वही लिखना है। अब आते हैं 11 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि प्रीवियस सर्विस या एक्सपीरियंस। यदि आपके पास इन केस ऑफ गवर्नमेंट या सर्वेंट, यदि आप गवर्नमेंट सर्विसमैन हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये डिटेल जानकारी भरना है, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको अपलोड करनी है। जो भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड जानकारी आप फिल करेंगे उसकी फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है। यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। अब यहाँ पे जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है। 1-2 लाइन आप कर सकते हैं, एक ऊपर लिख देंगे और बीच में थोड़ा सा इसमें छोड़कर नीचे लिख देंगे, शॉर्ट में ही लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखना है, आप डेट लिखेंगे कि कब से कब तक आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखना है कब से, पीरियड मतलब, तो देखिए हम 7 जुलाई लिखना है तो 7 और 7/2000 हमने कर दिया, यानी 20 कर दिया। देखिए यहाँ पे 20 कर देंगे ऐसे, और ये लाइन इधर है तो यहाँ पे कब से आपने किया है तो यहाँ पे लिख देंगे और ऊपर लिखकर अब बटे करके नीचे लिख देंगे। यहाँ पे पोस्ट, किस पोस्ट पे आपने काम किया है, उस टाइम आपका डेजिनेशन क्या था। जब आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कर रहे थे तो उस टाइम आपका डेजिनेशन क्या था, वो डेजिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी,
जो आपके 7A6 या 7CPC के अनुसार सैलरी है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और यह जो कॉलम है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी में आपको लिखना है कि किस टाइप के आपकी ड्यूटी थी और क्या परफॉर्म कर रहे थे। जैसे आप रजिस्ट्रार पद पे हैं तो रजिस्ट्रार का आपको लिखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्म कर रहे थे। लाइब्रेरियन है तो हम लिखेंगे कि हम लाइब्रेरियन से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्म करते हैं। और एचआर है तो एचआर भी एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है। इस तरह से आपके जो भी हैं परफॉर्म उस तरह से क्रोनोलॉजिकली आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। यहाँ से इसमें लिखेंगे, सेकेंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें। इसके बाद भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो नीचे कॉलम बढ़ाकर आगे लिख सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे जब 12 नंबर में आते हैं तो देखिए, जो आपको मैं एक बात बता दूं, जो कन्फ्यूजन वाली आपकी बात है, जो ICMR है जिसकी प्रोजेक्ट कंटिन्यू चलती है, और इस जो संस्था है ICMR, इस संस्था के थ्रू डेली सरकारी कंट्रेक्चुअल बेसिस पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर वीक में 2-3 वैकेंसी आती है। और यदि इन कंट्रेक्चुअल बेसिस में से किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप इस कॉलम को फिल करना है, अदरवाइज इस कॉलम को फिल नहीं करना है। और फिल कैसे करना है, ऊपर जो मैं बताया था 11 नंबर में वैसे ही फिल करना है। बट कब फिल करना है कि ICMR के प्रोजेक्ट से रिलेटेड यदि कोई काम और कोई प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है और उस प्रोजेक्ट में आपने 2 मंथ से लेकर 1 मंथ से लेकर मतलब कुछ दिन तक भी काम किए हैं, तो कब से कब तक किए हैं और उस टाइम आपको कंसोलिडेट कितना सैलरी मिल रहा था। क्योंकि प्रोजेक्ट में जो काम होती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है, तो उसमें कंसोलिडेट सैलरी होती है। और क्या आपके पोस्ट किस प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे थे उसमें आपका पोस्ट कौन सा था, उसके बाद सैलरी कितनी थी और कब से कब तक, यानी फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग का डेट होता है कब, और से मतलब टू मतलब से कब तक, यानी जब आप शुरू किए हैं तब लिखेंगे। और यहाँ पे जो अंत होता है आपका एक्सपीरियंस या कार्य करने की वो तिथि लिखेंगे जो आपके सर्टिफिकेट पे होगा। नेचर ऑफ ड्यूटी मतलब जब आप प्रोजेक्ट में थे तो आपको नेचर ऑफ ड्यूटी किस पद पे थे, उससे रिलेटेड क्या काम किए, उसके बारे में थोड़ा सा 1 लाइन आपको लिख देना है, 1 लाइन से कम ही, यानी 2-4 ऐसे शब्द लिखना है कि एक ही शब्द या 2 शब्द आपको पूरी कार्य को परफॉर्म करें, ऐसे शब्द लिखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे 13 नंबर में, तो इसलिए इसको मैं फिल नहीं किया हूँ कि मैं इसको समझा दूंगा आपको अच्छे से। तो देखिए, आपको अभी मैं बताया कि ICMR जो है, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंटिन्यू वैकेंसी आती है, बट इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ और हर वीक में 2 या 3 वीडियो 2 या 3 नोटिफिकेशन आता है। और कहीं 1-2 पंद्रह आता है, कहीं 6 मंथ के लिए, तो कहीं 3 मंथ के लिए, तो कहीं 1 साल के लिए, इस तरह का प्रोजेक्ट से रिलेटेड आता है। यदि आप काम किए हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट काम होने के बाद पुनः किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है सेम संस्था में, यानी ICMR के द्वारा फाउंडेड प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, या उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद उसी प्रोजेक्ट को और वही प्रोजेक्ट दूसरे जगह यदि हो गया है, जैसे यह प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली में है और न्यू दिल्ली से छोड़कर कलकत्ता में वही प्रोजेक्ट जा रहा है, और तो आप काम किए हैं, या उस प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, फिर से आप कई प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट 3 महीने का आपने कंप्लीट किया, फिर से नोटिफिकेशन आया, फिर से आपने प्रोजेक्ट में लग गए, तो इस तरह से आपके पास है। तो आपको यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट में कब से कब तक, डेजिनेशन क्या था, पोस्ट का नेम ऑफ पोस्ट मतलब डेजिनेशन क्या था, उस पद पे जो अब आप सिलेक्शन हुआ था, सैलरी कितनी थी, और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, नेम ऑफ द ICMR फाउंडेड प्रोजेक्ट। तो शॉर्ट में आपको ऐसा लिखना है छोटा करके कि इसमें दिख भी जाए, पढ़ भी लें, जो भी चेक करें पढ़ भी लें, और साथ में डॉक्यूमेंट जरूर लगाना है, क्योंकि इसमें जो लिखे जाते हैं वो कम पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट ज़्यादा देखते हैं। हम भी हैं तो हमारे यहाँ भी कोई वैकेंसी आती है तो हम डॉक्यूमेंट पहले देखते हैं, लिखा हुआ क्या भरा है, वो तो डाउट होगा तो हम चेक करेंगे कि आपने क्या फिल किया है, बाकी हम डॉक्यूमेंट पहले देखते हैं। तो इसी तरह का आपका भी होगा, इसलिए इसमें कोई सस्पिशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे परफॉर्म यानी ड्यूटी में आपने क्या कार्य किया है, इस तरह से कंटिन्यू आपको इतने सारे कॉलम हैं, ये सारे कॉलम में यदि आपके बार बार प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हुआ है तो आप इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आता है 14 नंबर पे रेफरेंसेस। यह सोचने वाली बात है, रेफरेंसेस। अब आपके समझ में आता है कि समझ में यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है। आप तो समझ रहे होंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म कंटिन्यू फिल करते हैं उनको पता है कि रेफरेंसेस मतलब क्या होता है। आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि रेफरेंसेस क्या होती है। और रेफरेंसेस मतलब यहाँ पे जो पूछा गया है, रेफरेंसेस क्या होती है ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ यहाँ पे क्या है, यह मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, रेफरेंसेस मतलब ऐसे पर्सन्स जो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं हो, जैसे आपका मामा नहीं हो, पापा नहीं हो, भाई नहीं हो, बहन नहीं हो, कोई ऐसे आदमी हो जो पहुंच वाला हो, जैसे आपके गांव का मुखिया हो जो आपसे अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन है और आपको अच्छे जानता है, पहुंच वाला आदमी है, या कोई ऐसा टीचर जो आपको अच्छे से प्यार करता है, आपको अच्छे से बनता है और उसकी सोर्स भी है, उसके पास फ़ोन जाए। इसमें रेफरेंसेस का मतलब यही होता है कि जिसका नाम आप देंगे उनके पास फ़ोन करके, इस संस्था के द्वारा फ़ोन करके पूछी जाएगी आपके बारे में टोटल जानकारी,
कि आप कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं, आपके कैरेक्टर से रिलेटेड पूरी जानकारी पूछी जाती है, क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, एक एक चीज़ पूछकर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भेजी जाती है। तो इसलिए रेफरेंसेस में ऐसे व्यक्ति का नाम देना चाहिए जो आपको पॉजिटिव प्रदान करें, आपके बारे में पॉजिटिव प्रदान करें। और साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि हम ऐसे व्यक्ति का नाम दें जिसके पास फ़ोन जाए तो इतना पॉजिटिव बताएं कि हमारा सिलेक्शन भी उनके एक फ़ोन से ही हो जाए। इस बात को भी ध्यान में रखते हैं। तो देखिए, आपको ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपको ब्लड रिलेशन नहीं हो, जैसे भाई बहन मामा फूफा नहीं हो, बाकी आपके आसपास के आपके बेस्ट टीचर जो हों, जो आपके पॉजिटिव बता सकें, या ऐसे कोई भी आदमी जिससे आपको अच्छी परिचय है जिसके पास, तो उनका क्या लिखना है, को उनका नाम लिखना है, उसके बाद उनका डेजिनेशन लिखना है, डेजिनेशन लिखने के बाद उनका मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर जो भी है वो लिखेंगे, और ब्रैकेट में एड्रेस भी डाल दीजिएगा कि इस इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव के लिए है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ऐसे दो रेफरेंसेस आपको, यानी दो व्यक्ति का नाम आपको लिखना है, जिसमें मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यह लिखा हूँ। इस तरह से आपको यह जानकारी लिखना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे 15 नंबर में पूछ रहा है कि आर यू स्टिल वर्किंग इन एनी अदर ICMR प्रोजेक्ट। यदि ICMR प्रोजेक्ट में किसी भी प्रोजेक्ट में यदि आप कार्य करें किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। नो पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। और जैसे ही आप नो क्लिक करेंगे तो इधर का आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप यस करेंगे तो ऊपर मैं बताया हूँ कि आपको कैसे फिल करना है, वैसे आपको नीचे वाला फिल करना है। इसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट पर आपने ज्वाइन किया है, यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, पोस्ट क्या था और सैलरी कितना था, और नेचर ऑफ ड्यूटी भरना है कि आपने उस पद पे यानी प्रोजेक्ट पे काम किया तो क्या किया। इसके अलावा अब आते हैं हम यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास आता है कि इसमें देखिए कुछ ना कुछ तो आप जरूर लिखें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके समझ में नहीं आएगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, इस टाइप का एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन में देखा जाता है। जैसे आपके कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज है, इसके अलावा आपको साइबर सिक्योरिटी से संबंधित भी अच्छा नॉलेज है, आपको पेमेंट से रिलेटेड भी अच्छा, बैंकिंग से रिलेटेड भी अच्छा जानकारी है, इसके अलावा आपके पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी अच्छा जानकारी है, यानी कोई भी आपके पास गुड चीज़ है, ऐसा चीज़ जो एक्सीलेंट हो, उसको हम एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लेते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। चाहे तो आप हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें, कोई मायने नहीं रखता। आप इंग्लिश में सूटेबल है लिखने के लिए तो इंग्लिश में लिख दें, अदरवाइज गूगल ट्रांसलेशन करके भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा लेकिन सही रहेगा, छोटे छोटे लाइन करके आप लिखेंगे तो। दूसरी बात कि छोटे छोटे लाइन या ऑप्शन 1 2 3 4 करके लिख देंगे तो भी इंग्लिश में हो जाएगा। दूसरी बात कि आप इंग्लिश में इजीली तरीके से लिख सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो हिंदी में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन नंबरिंग देकर लिखें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि नंबरिंग वाइज ज़्यादा फोकस करते हैं हम भी फोकस करते हैं। तो हो सकता है कि जिसके पास भी एप्लीकेशन फॉर्म जाए, एडिशनल क्वालिफिकेशन देकर वो भी फोकस करें। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे। अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के पास में आ गए हैं। यहाँ पे क्या करना है कि आपको साइन करना है। यहाँ पे जो भी आपकी साइन है आपको साइन करना है। मैं यहाँ पे अपना साइन नहीं लगाया हूँ, वो साइन मेरा आर्टिफिशियल है। और दूसरी बात कि यहाँ पे प्लेस का नाम लिखना है, डेट लिखना है। जिस डेट को आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट को भर दीजिए। यानी आपको भरना है नोटिफिकेशन आउट होने से लेकर, और नोटिफिकेशन यानी एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने के पहले का डेट कोई भी आप दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस प्लेस का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मेरे से एक पॉइंट छूट गया है, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि मैं आपको नहीं बताया था, आगे बढ़ गया था। यहाँ पे आपको फोटो, रिसेंट आपके पास फोटो है तो यहाँ पे फोटो अपलोड करें। देखिए यहाँ पे फोटो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। ये मेरा ही फोटो है, क्योंकि यूट्यूब पे गाइडलाइन के अनुसार मैं अपना फोटो लगाया हूँ। दूसरे का फोटो लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। और यहाँ पे आपको साइन करना है, ठीक है। तो आप साइन कर देंगे, फोटो चिपका कर, और यहाँ पे साइन कर देंगे। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट है। अब थोड़ा सा नीचे और जानकारी बचा है जो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। सबसे नीचे जो आपको कन्फ्यूजन वाली बात थी, उस कन्फ्यूजन को मैं सॉल्व करने के लिए आपको लेकर आया हूँ नीचे। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। अब मैं लेकर आया हूँ पेज नंबर 8 में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे जो आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये पार्ट सेकंड है, या आपके एडमिट कार्ड है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये आप फिल कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप फिल करें, अदरवाइज नहीं भी फिल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पे फोटो लगानी है, तो आप यहाँ पे क्या है कि अपना नाम लिख दें, नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम लिख दें। उसके बाद यहाँ पे साइन किया हुआ फोटो आप लगा दें, यहाँ पे फोटो लगा दें आप, या आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी कोई आपको इशू नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोटो आपको देना पड़ेगा ऐसा। तो यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ फोटो, यानी फोटो चिपका कर यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। ये जो पोस्ट कोड है ये आप भर सकते हैं, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं ये आप भर सकते हैं, सेक्स मेल फीमेल आप भर सकते हैं, कैटेगरी आप भर सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन नंबर ये ऑफिस के लिए है,
यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, तो इस कॉलम को आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। अदर डिटेल जानकारी इसमें भर देंगे। और यहाँ पे आते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर यानी ऑफिस यूज के लिए है। जो एडमिट कार्ड होती है ये सारी डिटेल यहाँ से, एडमिट कार्ड है ये ऑफिस यूज के लिए होता है, लेकिन फिर भी आप यदि भरना चाहें तो इतना ही भर सकते हैं। नेम भर देंगे, ये अप्लाई पोस्ट भर देंगे, ये भर देंगे, ये भर देंगे, ये भर देंगे और ये लगा सकते हैं। अदरवाइज आप ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो एक एक्स्ट्रा फोटो आपको स्पीड पोस्ट के साथ में आपको लगाकर भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो लेटर आएगा तो ये लेटर आएगा। इसके बाद से यहाँ पे एड्रेस है, तो आपको एड्रेस आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल लेटर में ही एड्रेस फिल करें। यहाँ पे जो साइन है, आप साइन आपको नहीं करना है, क्योंकि यह साइन जो है, जो आप एग्जाम में बैठेंगे उस टाइम आपका ये साइन लिया जाएगा। यह जो सिग्नेचर है उस टाइम आपका, इसलिए इस ऑप्शन को आप न भरें तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यह जो ऑप्शन है ऊपर वाला भर दें, बाकी सब छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस आप फिल कर दें और बाकी सब छोड़ दें, क्योंकि जो है यह साइन है। आप जब एडमिट कार्ड जब एग्जाम देने जाएंगे तो जो एग्जामिनर आपके जो इनविजिलेटर जो होगा, जो आपको एग्जाम कराएगा, वो आपको साइन कराएगा, उसी टाइम आपको फोटो भी चिपकाएगा, उसी टाइम फोटो पे भी अटेस्टेड कराएगा, सारी डिटेल करेगा वो उस टाइम जब एडमिट आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। यदि आप पहले से चिपका देते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक फोटो आपका एक्स्ट्रा लेकर जाना पड़ेगा या आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं लिखा है कि आपको पहले से इसमें फोटो, 2 फोटो को लिखा है कि 2 फोटो आपको देना है। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, बाकी ये डिटेल आपके काम का नहीं है। और ये जो पेज है लास्ट का एडमिट कार्ड वाला, वो ऑफिस के द्वारा भरी जाती है। फिर भी आपकी यदि इच्छा है तो जो मैं बताया वो आप भर सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो आपको कंप्लीट होता है और आपसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको कमेंट को हाईलाइट मतलब ऊपर नहीं ला रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको कमेंट को, ऐसा भी रूल्स है कि हम आपके कमेंट को दिखाएं, लेकिन हमें दिखाना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे जो भी प्रोफेशनल्स हैं, आप सभी प्रोफेशनल्स जो हमारे चैनल पर बिजी हैं और हमारे चैनल से जो नहीं है, सबको सरकारी नौकरी मिले। मुझे सरकारी नौकरी मिल गई तो आपको भी सरकारी नौकरी मिले, आप भी सरकारी एम्प्लाई बने और